हेलो एवरीवन, आज का डिस्कशन डेडिकेटेड है उन बच्चों के लिए जो स्कूल गोइंग हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं। उनके दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं कि कैसे तैयारी करें और मेंटरशिप कैसे मिलेगी और किस तरह से हम आगे बढ़ें। कई बार तो ऐसे ऐसे सवाल आते हैं पेरेंट्स के दिमाग में कि हमारा बच्चा शायद कर भी पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो मैं मेक श्योर करता हूं आज का जो डिस्कशन है हमारे इन बच्चों के साथ में वो आपको एक लाइट दिखाएगा और आपको बताएगा कि ये पॉसिबल है, डिफिकल्ट नहीं है। कुछ की पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो हमारे साथ हैं आज हमारे विद्याचम के 3 होनहार बच्चे जो अभी छुट्टियों में आए हैं, तो उनके साथ में हम बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं। ये बच्चे टॉप आईआईटीज में हैं, मेडिकल कॉलेज में सिलेक्टेड हैं। इनके साथ हम बात करेंगे इनकी जर्नी कैसी रही 9 से लेकर 12 तक की, जब ये स्टडी कर रहे थे उसकी छोटी छोटी बातों के बारे में हम बातें करेंगे। ये 2024 पास आउट है विद्याचम से। तो मैं बात करता हूं ईशांत शर्मा जो आईआईटी कानपुर से बीटेक कर रहे हैं, हरजोत आईआईटी दिल्ली से बीटेक कर रहे हैं और ब्लेसी का अभी गवर्नमेंट कॉलेज में एमबीबीएस में सिलेक्शन हुआ है। तो अभी ये कॉलेज में जाने वाले हैं, अभी तो कॉलेज में गए नहीं है, तो ये बहुत ज्यादा एक्साइटेड है कि वहां पे क्या क्या मजे आने वाले हैं। ये वहां पे 5.5 साल या 4.5 साल लगभग पढ़ने वाले हैं। तो वन बाय वन इन बच्चों से बात करेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनकी जर्नी कैसे रही है, 9 से लेके 12 तक की कैसे जर्नी रही है, इन्होंने क्या क्या पॉजिटिव एंड क्या क्या रोलर कोस्टर में नेगेटिव्स फेस करे हैं उनके बारे में बताएंगे। साथ साथ में इनके ब्रेक थ्रूज कि उनसे ओवरकम कैसे करें, उससे आगे कैसे बढ़ें, उनके बारे में बात करेंगे। तो आप दोनों से बात करूं, आईआईटी में अभी गए हो और आपके स्टार्टिंग मंथ्स निकले हैं, तो कैसा महसूस हो रहा है? एक फीलिंग होती है हमारी जब हम कॉलेज में जाते हैं, हमें लगता है कि हम किसी एक ऐसी जगह आ गए हैं जो हमारा ड्रीम था। एंड सच में आईआईटी दिल्ली में जाना, आईआईटी कानपुर में जाना हर बच्चे का, इंडिया के टॉप बच्चे का एक ड्रीम होता है। एंड दे वांट कि यार मैं जाऊं और एक्सेल करूं। तो जहां तक मैं मानता हूं या पूरा इंडिया मानता है कि आप एक इंडिया के टॉप ब्रेन एंड टॉप क्रीम में आते हो, जो टेक्नोलॉजी के एरिया में बहुत सारे एरियाज में ट्रांसफॉर्मेशन करोगे आने वाले टाइम में। सो अभी कॉलेज में जाके कैसा फील हो रहा है? बहुत बढ़िया फील हो रहा है सर। जैसे इतने अच्छी बिल्डिंग्स हैं, काफ़ी खुला एनवायरनमेंट है, नए नए बच्चों से मिल रहे हैं ऑल ओवर इंडिया से। मतलब जो सोचा था मतलब वो पूरा हो रहा है सर। बहुत बढ़िया। जैसे आप लुधियाना से लुधियाना के पास के टाउन से बिलोंग करते हैं, जो मैं आपके बारे में जानता हूं, तो यहाँ पे जो कल्चर देखते थे कि एक ही तरह के बच्चे होते थे, इसी कल्चर के बच्चे होते थे, तो वहां पे आपने क्या देखा कि किस किस तरह के, कहां कहां से आए हुए बच्चे हैं? सर दिल्ली से है, मेरा रूममेट खुद जैसे साउथ साइड से, तमिलनाडु से है। हाँ हाँ, राइट। सर हर तरह से बच्चे मिलते हैं और लाइक हम देखते हैं हम किस तरह से सिमिलर हैं, डिफरेंट कल्चर्स को जानते हैं, उनके फूड्स को जानते हैं और लाइक आपस में बात करते हैं और इधर घूमते भी हैं। इधर पूरा कॉलेज कैंपस इतना बड़ा है, एंजॉय करते हैं। राइट। तो मैं देख पा रहा हूं कि अभी पहले हमें लगता था कि हम पंजाबी हैं, अब लगता है कि हम पूरे इंडिया के बच्चों से मिल रहे हैं। तो मल्टी कल्चरल एक ग्रोथ होता है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है जो मैं आपसे सुन पा रहा हूं बच्चों की ग्रोथ के लिए। सो बहुत बढ़िया ईशांत, बहुत बढ़िया। एंड हरजोत, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा इन मंथ्स में? एक्सपीरियंस पहले जिस दिन गए थे हम पापा के साथ, उस दिन तो पहले जाके यकीन नहीं हो रहा, अभी ऐसा लग रहा है अभी नींद में चल रहे हैं, ये आईआईटी दिल्ली में पहुंच गए हैं। राइट। और वहां पे जाके मतलब एक्सपीरियंस इतना अच्छा लगा, मतलब जैसे हम यूट्यूब पे वीडियो देखते थे आईआईटी दिल्ली की, वहां जाके यकीन, पहले तो यकीन नहीं हो रहा था। अभी मतलब जैसे वहाँ के इवेंट हम अभी आए, इवेंट होता है आरडीवी करके एक आईआईटी दिल्ली में, वो हम अभी इंजॉय करके आए हैं पूरा अभी। राइट राइट राइट। तो मतलब फुल एंजॉय कर रहे हैं उस चीज यस। को। बहुत अच्छा। एंड ब्लेसी, आपका अभी एमबीबीएस में सिलेक्शन हुआ है, उसके लिए आपको कांग्रेचुलेशन। एंड डॉक्टर तो कहते हैं ना कि समाज को कैटर भी करते हैं, सर्विसेज भी देते हैं और बहुत रेपुटेशन होता है। तो मेरी नजरों में तो अभी आपने एमबीबीएस नहीं करा, आप मेरे स्टूडेंट हो, बट मेरी नजरों में आप डॉक्टर साहब बन गए हो। तो मैं होप देखता हूं कि जब भी मेरे को जरूरत होगी आपसे फोन करूंगा, आपके पास आपसे मिलने आऊंगा। तो ये सब ऐसा होने के बाद अभी कैसा एहसास हो रहा है? Still feeling like a dream come true। मेरे को जब गए थे एडमिशन के लिए तब था कि ये 10 से सोचा जा रहा था कि नीट देना है, एंड उसके बाद अब देख रहे हैं तो नीट हो भी गया, नीट की तैयारी भी हो गई, उसके बाद एडमिशन भी हो गया और अब बस कुछ दिनों में कॉलेज में जाना है। तो इट्स स्टिल अनबिलीवेबल कि ये इतना यहाँ तक पहुंच चुके हैं और आगे की जर्नी भी ऐसे ही चलती जाए। तो आपके साथ साथ आपका छोटा ब्रदर भी है, मम्मी पापा हैं, सबको कैसा फील हो रहा है? वो उन्होंने क्या शेयर करा, उनको कैसा लग रहा है? दे क्राई, जब वो रोए, जब उनको पता चला, जब नीट क्रैक हुआ, जब रिजल्ट आया कि मैं फैमिली में फर्स्ट डॉक्टर हूँ, तो सबको ही कि अब तक जैसे उन दोनों की पोजीशन जो काम वगैरह करते हैं उन सबको बोला गया कि इतना इजी थोड़ी ना नीट क्रैक करना, ऐसे थोड़ी ना गवर्नमेंट सीट मिलना इतना इजी थोड़ी ना है।
और बट उन्होंने मेरे पे विश्वास किया कि नहीं ये कर लेगी। उन्होंने कभी ऐसे बोला नहीं तू कर लेगी क्या, या ऐसे कुछ भी कि तेरे से नहीं हो रहा। उन्होंने बोला कि हम पे तेरे विश्वास है, तूने कर लेना है। और उसी के साथ फिर आज हो गया। ग्रेट। एंड पेरेंट्स का बिलीफ बहुत पे करता है बच्चों के लिए और उनको कहीं ना कहीं आगे बढ़ाता है, और वो मैं देख पा रहा हूँ। आपके पापा क्या करते हैं ब्लेसी? मेरे पापा सिक्योरिटी सर्विस में सेंट थॉमस स्कूल लुधियाना। अच्छा, ओके। सो नॉट होल्डिंग इकोनॉमिकली वेरी बिग पोजीशन, तो फिर फाइनेंशियल भी इश्यूज रहे होंगे। तो फिर उस रिलेटेड भी काफी लोगों ने बोला कि मेडिकल कॉलेज में बहुत ज्यादा खर्चे हैं, लाखों करोड़ों लगते रहते हैं। बट उन्होंने ऐसे कभी डरे नहीं कि वो जो होएगा, क्योंकि लॉर्ड है वो यहाँ तक लेके आए हैं, तो आगे भी उन्होंने ही हमारा साथ देना है। तो हम सिर्फ उन पे ट्रस्ट करके मम्मी और पापा दोनों करते जा रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। एंड आपके पापा के मतलब मन में इस टाइम कितना प्राउड होगा कि मेरी बेटी वहां तक पहुंच गई है, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में पहुंचना, एक अच्छी नीट में रैंक लेके आना, उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज में जाना एंड फ्री सीट पे जाना। अदरवाइज तो लोग पेड सीट में करोड़ों रुपए खर्च करके डॉक्टर बनते हैं, उसके बाद भी अच्छे डॉक्टर नहीं बन पाते। तो इस लेवल तक जाना, ये सच में बहुत प्राउड मोमेंट है। ये हम लोग के लिए भी है और पेरेंट्स के लिए भी है। सो रियली यू डिड वंडरफुल जॉब। एंड इस जर्नी में आपने बहुत सारा काम किया होगा। बहुत ऑब्वियस ही बात है कि डे एंड नाइट काम किया होगा, बहुत बार मोटिवेटेड, बहुत बार डीमोटिवेटेड हुए होगे, क्योंकि एक लंबी जर्नी है। 9th क्लास से हम प्रिपरेशन शुरू करते हैं एंड 12th क्लास तक तकरीबन 4 साल की जर्नी है। तो काफी कुछ आपने अप्स एंड डाउन्स देखे होंगे, उनके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। तो ओवर टू यू। कल्चर की बात करें तो जैसे हम 12th क्लास तक के कल्चर में होते हैं कि हम स्कूल जा रहे हैं एंड स्कूल जा रहे हैं, ट्यूशन जा रहे हैं, फिर स्कूल जा रहे हैं, होमवर्क कर रहे हैं, टीचर को चेक करा रहे हैं, प्रैक्टिकल कॉपीज बना रहे हैं। एक तरह का कल्चर होता है मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक का। मम्मा खाना बना के दे रही हैं, टिफिन दे रही हैं, और आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है बच्चों को इस एज ग्रुप में? मम्मा का खाना मिलता है, कपड़े साफ मिलते हैं, और शू ठीक नहीं है तो वो प्रॉपर क्लीन होते हैं एंड सारा कुछ घर वाले टेक केयर करते हैं। हम स्कूल में जाते हैं, चाहे वैन से जा रहे हैं, चाहे पापा छोड़ने जा रहे हैं। कॉलेज में जहां तुम अकेले होते हो, ये रियली टफ हो जाता है। एंड बच्चे को अपनी लाइफ को मैनेज करना, मेंटेन करना, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि जो ये कल्चर अभी चेंज हुआ, स्कूल से कॉलेज तक का ट्रांसफॉर्मेशन या शिफ्ट आया, उसको कैसे महसूस कर रहे मतलब अभी बहुत ज्यादा फ्रीडम है कंपेयर टू पहले से। हो? और फ्रीडम के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं, साथ में ही आते हैं। जैसे कि लाइक अब पहले होता था कि अगर रोटी खानी है तो मम्मा कहते थे खा ले, अभी कोई नहीं कहता है। लाइक अगर तुम मेस पे टाइम किएगा तो मिलेगी, अगर स्किप हो गया स्किप हो गया। तो भी हमारे पे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। क्लासेस के साथ भी यही है कि प्रॉफ इतना ध्यान नहीं देते कि तुम ध्यान दे रहे हो। तुम अगर ध्यान दे रहे हो तो वो समझाएंगे, अच्छे से समझाएंगे, डाउट पूछोगे। पर अगर तुम नहीं ध्यान दे रहे हो तो फिर वो तुम्हें रहने देंगे। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम पे आ जाती है, तो तुम्हें फ्रीडम भी मिलती है काफी क्या करना है, बट इट कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। राइट। और शायद यही एक एक्ट है जो बच्चे को ग्रो भी कराता है, उसको एक सेल्फ डिपेंडेंट पर्सन बनाता है। वो बच्चा से बड़ा होने का ये प्रोसेस होता है जब बच्चा हॉस्टल में रह रहा है एंड नए टीचर से मिल रहा है, और किस तरह से टीचर से बिहेव करना है, किस तरह से काम करना है, कैसे असाइनमेंट्स करनी है, टाइमली सारा कुछ कैसे कंप्लीट करना है, वो आईआईटी जैसे कॉलेज में जाके इंडिपेंडेंटली जब बच्चा सीखता है। एंड साथ साथ में जब 3rd ईयर आने लगता है ना फ्रेंड्स, तो उसके बाद बच्चा रन करता है कि यार अच्छी कंपनी में जॉब लेना है, बेस्ट जॉब लेना है, गूगल आने वाली उसमें जॉब लेना है। 1 CR का लास्ट टाइम जॉब लगा था बच्चे का, तो मेरे को वो वाली जॉब चाहिए, या 50 लाख पर एनम वाले पैकेज की जॉब चाहिए। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी 4 साल में बच्चे सीखते हैं ना, ये बच्चे को पूरा ट्रांसफॉर्म करके रख देते हैं कि एक बच्चा बिकम्स रिस्पॉन्सिबल पर्सन, कि वो अपनी खुद की चीजें मैनेज करना सीख जाता है। राइट राइट राइट। तो मतलब अगर हमने अलार्म नहीं लगाया तो क्लास मिस हो जाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी है। हाँ जी सर। एंड अगर खाना छूट गया तो खाना छूट गया, चला गया, वो परफेक्ट है। एंड आपने क्या देखा इस चीज में कि एक 12th क्लास तक का बच्चा जो अभी कुछ महीने पहले 12th में था एंड पास आउट होकर अब कॉलेज में पढ़ रहा है, तो क्या आपने चेंजेस देखे हैं? चेंजेस तो पूरा लाइफस्टाइल मतलब चेंज हो गया। अब वहाँ पे सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। जैसे ईशान बता रहा है, खाना मतलब खाना अगर मिस हो गया तो मिस ही हो गया। और अगर कल्चर की बात करें तो कल्चर में भी बहुत डिफरेंस हो गया है। वहाँ पे जैसे यहाँ पे हम विद्याचयन में पढ़ते थे, तो अगर हम खुद नहीं पढ़ रहे तो टीचर्स बोलते हैं कि तुम पढ़ लो। पर वहाँ पे तो प्रोफेसर नहीं बोलेंगे, प्रोफेसर तो बोलेंगे मतलब प्रोफेसर लेक्चर देंगे चले जाएंगे। हम पे खुद पे डिपेंड हो जाता है कि हमें पढ़ना है या फिर मतलब ऐसे टाइम वेस्ट करना है। इसलिए ये पूरा चेंज हो गया है पूरा।
राइट राइट और यहाँ पे जैसे खाने की बात करें तो वहाँ पे खाना भी पूरे इंडिया का, जैसे काफी चीजें तो मैंने पहले खाई भी नहीं थी, वहाँ पे जाके नई नई चीजें मतलब खाई है। और यहाँ पे तो पता पंजाब में जो फेमस था वो वही खाया था। अभी वहाँ पे जैसे साउथ इंडियन फूड वो वाला पहले कभी ट्राई नहीं किया था, वहां जाके ट्राई किया। राइट। सो ये भी इंपॉर्टेंट है कि एक बच्चा एक पर्टिकुलर रीजन से आता है, लेट से हम हरियाणा से आ रहे हैं तो उस तरह का खाना खाते हैं, पंजाब से आ रहे हैं उस तरह का खाना खाते हैं। जब आईआईटी जैसे कॉलेज में चले जाते हैं तो वहां पे सबसे अच्छी बात क्या है, ऑल ओवर इंडिया का, नॉर्थ अप नॉर्थ बात करें जम्मू कश्मीर का बच्चा भी है, डाउन साउथ की बात करें तो केरला का बच्चा भी है, एंड अलग अलग स्टेट्स का बच्चा है जो वहां पे आके स्टडी कर रहा है। तो उन सबका फूड भी आपको मिलना है, उन सबके रिचुअल्स भी फॉलो करने हैं। सेलिब्रेशंस की बात करें तो हम पोंगल भी सेलिब्रेट करते हैं आईआईटीज में, हम लोहड़ी भी सेलिब्रेट करते हैं, हम सारा कुछ सेलिब्रेट करते हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चा एक पैकेज बन जाता है जहां उसको इंडिया के सारे कल्चर, फूड, रिचुअल्स, इन सब के बारे में बहुत अच्छे से पता होता है। ये अल्टीमेट ग्रोथ है जो ऐसे कॉलेज में जाके मिलती है। मैं आईआईटी का नाम क्यों ले रहा हूं, अगर आप किसी पर्टिकुलर छोटी सी यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो वहां पे रीजनल बच्चा होगा, बट आईआईटी एक ऐसा कॉलेज है जहां पे बच्चों को हंगर होता है कि आईआईटी कानपुर, आईआईटी मुंबई, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी रुड़की, दे वांट कि मैं उन कॉलेजेस में जाऊं। सो वो हर जगह से चल के आते हैं और वहां पे हमें हर तरह के बच्चे मिलते हैं। ग्रेट, आप लोगों से करना चाहता हूं एंड बहुत सारे बच्चों को इससे इंस्पिरेशन भी देना चाहता हूं कि सिलेक्टेड वर्सेस नॉन सिलेक्टेड एक बाउंड्री लाइन है जहां पे एक बच्चा सिलेक्टेड नहीं है, लेट से कट ऑफ से कम नंबर आते हैं तो वो सिलेक्टेड नहीं है, और बाउंड्री लाइन से आप ऊपर चले जाते हो, आप सिलेक्टेड होते हो। तो इन दोनों में क्या फर्क लगता है आपको, मतलब कितना ह्यूज डिफरेंस बनाता है एक इंसान की पर्सनालिटी में? आपके साथ के बहुत सारे फ्रेंड होंगे जो सिलेक्टेड नहीं हुए होंगे, आप सिलेक्टेड हो गए, दोनों में कितना डिफरेंस है और ये डिफरेंस सेम रहेगा कि बढ़ता रहेगा टाइम के साथ? अभी इनिशियली तो काफ़ी डिफरेंस, मतलब कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं जब नहीं सिलेक्ट होता है तो एक बार गिरता है बच्चे का, और जो सिलेक्ट होता है ऑफ कोर्स उसका इंक्रीज करता है। ये टाइम के साथ बढ़ता है, बट थोड़ा डिफरेंस तो रहता है, क्योंकि इनिशियली कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है तो बंदा चीज़ें ज़्यादा ट्राई करता है, अपने आप को ज़्यादा शो करता है, एक्सपोजर ज़्यादा होता है, तो वो डिफरेंस रहता है। बट कवर अप कर सकते हैं, बट जनरली वो डिफरेंस रहता है मेरे जनरली वो डिफरेंस रहता है। एक बच्चा आईआईटी में सिलेक्टेड हो गया और एक बच्चा आईआईटी में सिलेक्ट नहीं हो पाया, तो कहीं ना कहीं जब हम आगे बढ़ते हैं, हम कंपनीज में इंटरव्यू भी देते हैं, वहां पे आईआईटी का बच्चा इंटरव्यू दे रहा है वर्सेस एक दूसरे कॉलेज का बच्चा जाता है, जब दोनों बैठे होते हैं और आपस में बात करते हैं तो दूसरे बच्चे का कॉन्फिडेंस शेक हो जाता है, ये सोच के कि नहीं यार ये तो आईआईटी से पढ़ा हुआ है, इसकी तो जॉब लग जानी चाहिए, मेरी जॉब तो नहीं लगेगी। इन चीजों का डिफरेंस शायद कहीं ना कहीं होता है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? डिफरेंस होता है, पर हम कवर अप अगर किसी का नहीं हुआ मतलब वो कॉन्फिडेंस अगर गिराने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अगर वो खुद अगर कॉलेज में जाके थोड़ी मेहनत करे तो वो मतलब आप ये डिफरेंस है वो उसे कवर अप कर सकता है। अगर एक आईआईटी के स्टूडेंट की बात करें, आईआईटी के स्टूडेंट पहले उसमें कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैं आईआईटी में आ गया हूँ, अगर वो वहां जाके वो भी कुछ वहां पे कुछ एक्स्ट्रा नहीं करेगा तो वो डिफरेंस खुद ब खुद वो खुद कम कर देगा। परफेक्ट, ये लाइन आपने बहुत सही बोली है, हरजोत ने बहुत सही बोला कि आईआईटी में सिलेक्ट होने के बाद हमारे में कॉन्फिडेंस आ गया है, लेकिन अगर कोई बच्चा सिलेक्ट नहीं भी हुआ है और अगर वो दूसरे कॉलेज से, एनआईटी या डिफरेंट कॉलेज से पढ़ने के बाद भी अगर वो मेहनत करता है और अपने आप को उस काबिल बना लेता है, तो शायद उसमें भी उतना कॉन्फिडेंस आ सकता है टाइम के साथ। वेरी गुड। आप ब्लेसी, आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके साथ कुछ बच्चे पढ़ते रहे होंगे जिनका सिलेक्शन में भी नहीं हुआ हो, या वो एमबीबीएस नहीं लेके वो बीडीएस और बीएएमएस में गए हों, तो आप जब उनके साथ बात करते हो तो आपको कैसा लगता है कि वो आज आपके बराबर कॉन्फिडेंट फील कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं? अगर जैसे मेरे जो मार्क्स हैं, मेरी बात बहुत कम सीट मिली, मतलब मेरे को एंड में एंड सेकेंड एंड ऐसे लास्ट में सीट मिली है मेरे को भी, तो फिर ये हो जाता है कि इतने कम मार्क्स पे से मेरे मार्क्स हैं, उसके दो डिफरेंस के बाद ही सीट खत्म हो चुकी है, मतलब Right. वो सीट उसके बाद मिल ही नहीं रही किसी को। सो ये है कि इतना अगर मेरे इससे थोड़े से भी कम होते तो फिर मैं अब क्या कर रही होती। कईयों को होता है कि मेरे को एमबीबीएस ही करनी है तो कई ड्रॉप ले लेते हैं, लेकिन कई जो होते हैं जो ऑलरेडी ड्रॉपर होते हैं वो सोचते हैं कि मेरा इस बार भी नहीं हुआ, तो फिर वो अच्छा है कि अगर वो बीडीएस ले ले, तो क्योंकि कई होते हैं जो डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन अगर हम पॉजिटिव नोट देखें, पॉजिटिव साइड देखें,
कि जो हमें मिला हमें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। क्या पता एमबीबीएस में जाके उनके लिए वो मुश्किल हो, तो फिर वहाँ एमबीबीएस में जाके वो डिप्रेस हो सकते हैं। तो से एक छोटा सा सवाल है, और ये मेरा नहीं है, जो लोग देख रहे हैं, जो स्टूडेंट देख रहे हैं मेनली, ये उनका सवाल है कि क्या चीज है जो एक बच्चे को ऐसा बनाती है कि उसका सिलेक्शन होता है? क्या चीज है जो उसको डॉक्टर बनाती है, उसको इंजीनियर बनाती है, उसको कंसिस्टेंट बना के रखती है? क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो इतनी लंबी जर्नी में कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाते हैं, उनको लगता है कि यार इतना पढ़ना पड़ेगा। शुरुआत में तो मोटिवेटेड होते हैं, बीच में आते आते कहीं ना कहीं थक जाते हैं। तो वो क्या चीज है जो आप लोगों में है जिसकी वजह से आप यहां पे हो, उसके बारे में थोड़ा सा हाईलाइट करो, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूं उन बच्चों के लिए जो इस वीडियो को देख रहे हैं और वो चाहते हैं कि उनका सिलेक्शन हो। उन की एरियाज, उन की पॉइंट्स को हाईलाइट करो कि अगर एक बच्चा 9th और 10th में फाउंडेशन करता है, 11th एंड 12th में फुल फ्लैश तैयारी करता है जेई और नीट की, तो उनको किन किन चीजों का बहुत ध्यान देने की जरूरत है। तो मैं चाहूंगा 1 बाय 1 इस चीज को हम थोड़ा बच्चों के लिए हाईलाइट करें। तो ईशान आप बताइए। मेरे सबसे मेन डिफरेंस जो आता है सिलेक्शन और नॉन सिलेक्शन के बीच में, वो आता है डिसिप्लिन का, कि कितना कंसिस्टेंटली आप हर रोज पढ़ रहे हो। भले मोटिवेशन उस दिन आ रही है नहीं आ रही है, बट स्टिल उस दिन बैठना और वो क्वेश्चंस करना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर दिन मोटिवेटेड फील करना बहुत मुश्किल है, पर डिसिप्लिन के साथ हर दिन क्वेश्चंस करना बिट ईजियर, वो कर सकते हैं हम। हर रोज थोड़ा थोड़ा करें वो अच्छा है। भले दिल नहीं कर रहा फिर भी थोड़ा सा, किसी दिन को ऐसे स्किप नहीं करना। किसी दिन जैसे हम इंस्टीट्यूट आते थे तो किसी दिन छुट्टी ना लेना, क्योंकि अगर एक भी दिन छुट्टी ली तो लाइक वीक खराब हो जाता है। ये सारी चीजें मेरे सबसे डिफरेंस मेक करती हैं। राइट। तो ईशान की बात बहुत पावरफुल है, बहुत अच्छी है कि कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है लाइफ में। और मैंने अब तक के अपने करियर में, टीचिंग करियर में और अपने फ्रेंड सर्कल में देखा कि वो सब लोग सफल हैं, वो सब सक्सेसफुल हैं जो कंसिस्टेंट हैं, वो किसी भी एरिया में है। मतलब ऐसे नहीं होता यार आज संडे, आज मन नहीं कर रहा, आज यार थोड़ा सा डाउन फील कर रहा हूं, कोई बात नहीं मैंने पढ़ना नहीं है। ईशान ने एक बात बोली है कि आप किसी भी सिचुएशन में हो, चाहे ज्यादा नहीं पढ़ पा रहे हो, कम पढ़ पा रहे हो, बट पढ़ाई करो। सो डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है। आपने जो बना लिया लाइफ के बारे में डिसिप्लिन के मैं रोज 4 घंटे पढ़ूंगा, रोज 5 घंटे पढ़ूंगा, नो मैटर व्हाट इज हैपनिंग, अंटिल समथिंग डिजास्टर इज हैपनिंग, यू नीड टू स्टडी। अगर आप ये कर पाते हो तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। और मैंने ऐसा देखा कि एक हैबिट बन जाती है, एक बार हैबिट बन जाती है कि हमें हल्का सा फीवर भी हो, बट वो हैबिट जो अंदर वाली है वो चिल्लाती है, वो बोलती है नहीं भाई पढ़ने का टाइम होगा, बैठ के पढ़। हो सकता है उस दिन हमारी एफिशिएंसी उतनी ना आए, मैं मानता हूं, लेकिन फिर भी उस पढ़ने से, उस टाइम पे पढ़ाई करने से अंदर से हमें सेटिस्फेक्शन होता है कि देखो आज का काम मैंने करा, इसको छोड़ा नहीं। तो ये बहुत पावरफुल है। और ये जो आपने बताया मेरे को खुद को भी अकर कर रहा है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट की एरिया है सक्सीड होने के लिए, खास करके स्टूडेंट्स के लिए। सो वेरी गुड। एंड हरजोत आप इसके बारे में क्या हाईलाइट करेंगे? सबसे जो पहला डिफरेंस है वो है, मतलब जो आईआईटी में ज्यादा होते हैं उनमें मतलब अलग ही कॉन्फिडेंस होता है, सेल्फ मोटिवेशन होती है। जैसे किसी के स्टूडेंट के जैसे कोई एग्जाम हुआ, मतलब अभी जैसे टेस्ट चलते हैं, उसमें कम मार्क्स आ गए तो कॉन्फिडेंस अपना खो देता है, अपना कॉन्फिडेंस खो देता है। और अगर ज्यादा मार्क्स आ गए तो ओवर कॉन्फिडेंट। तो ये बहुत डिफरेंस होता है। अगर ज्यादा मार्क्स आ गए और कम मार्क्स आ गए तो हमें मतलब सेम लेवल पे जीना सीखना होगा और प्रेजेंट में जीना सीखना होगा। अगर किसी टाइम हमारे बुरे मार्क्स आए हैं तो किसी टाइम हमारे अच्छे भी आते हैं। कोई हम जैसे हम कोई ऐसा चैप्टर याद कर लो जिसमें अपने मतलब जो ज्यादा अच्छा था, हमारे अच्छे मार्क्स आते थे जिस चैप्टर में, तो थोड़ा उससे कॉन्फिडेंस गेन कर लो। और अगर ज्यादा अच्छे मार्क्स आ गए तो ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना। ये बहुत सही पॉइंट हाईलाइट करा है। ये करियर में भी देखा कि बहुत सारे बच्चे हैं जिनके मार्क्स अगर 2 या 3 टेस्ट में कम आ गए, हम उससे बोलते हैं कि बेटा तुम काबिल हो, तुम कर सकते हो, तुमसे हो जाएगा, वो कहीं ना कहीं बहुत नीचे चले जाता है, उसको लगता है मेरे से नहीं हो पाएगा। एंड किसी एक बच्चे के मार्क्स बहुत ज्यादा आ गए तो वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है कि मैं तो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हूं। सो इट्स अबाउट मेकिंग अ बैलेंस, कीपिंग अ बैलेंस, कि अगर ज्यादा मार्क्स हैं तो भी ज्यादा परेशान नहीं होना, कम मार्क्स हैं तो भी ज्यादा परेशान नहीं होना, अपने आप को मेंटेन करके रखना है। क्योंकि आपकी जर्नी इज नॉट अबाउट दैट क्लासरूम टेस्ट, इट्स अबाउट जो आप 2 साल या 4 साल की तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद जो फाइनल एग्जाम होना है, हमारी जर्नी या हमारी यात्रा उसके बारे में है। उस पे ध्यान रखेंगे तो हम कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट बन के रहेंगे और आपको सक्सेस पक्का मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है। तो ब्लेसी, सेम सवाल आपसे पूछते हैं कि बच्चे जानना चाहते हैं कि ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से आप डॉक्टर बन पाए, कुछ लोग डॉक्टर नहीं बन पाते हैं, क्या आपने देखा अपने आप के बारे में?
थिंग ये कि हम हमेशा फर्स्ट पे नहीं रहते। कभी कभार आता है कि इस बार अच्छा अपना 100% दे के भी कभी लग के भी बात आ जाती है कि फिर भी हमारा इतना अच्छा टेस्ट नहीं गया। तो फिर उसमें कई बच्चे होते हैं कि वो पूरे हफ्ते उस पे ही सल्क करते रहते हैं कि ऐसे कैसे हो गया, जबकि उन्हें नेक्स्ट टेस्ट की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए कि नेक्स्ट टेस्ट में अच्छा करेंगे, लेकिन वो उसी दुख में बैठे रहते हैं कि इस बार कैसे नहीं हो पाया, मैंने तो इतना पढ़ा था। तो उस हिसाब से वो उतना पढ़ ही नहीं पाते नेक्स्ट टेस्ट के लिए। जबकि अगर अपने वो नेक्स्ट टेस्ट के लिए अपना 100% दे तो वो देखेंगे कि हाँ मैंने इम्प्रूवमेंट कर ली। ऐसे ही उनको ऐसे मोटिवेशन रहेगा कि अच्छा इस बार मेरे 500 थे तो अगली बार मेरे 550 आ गए, तो इस बार अगली बार उनको इससे भी ज्यादा लाना, तो उससे आप हमेशा मोटिवेटेड रहोगे। सेकेंड ये कि ब्लेमिंग अपने सराउंडिंग को कि टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ाया, कि मेरे को टॉपिक ही नहीं समझ आया तो मैं पढ़ती कैसे, तो मेरा ये टेस्ट अच्छा नहीं गया। तो फिर दूसरों को ब्लेम करने के बजाय एक्सेप्ट करो कि हाँ मैंने गलती करी थी इसलिए मेरे से अच्छा नहीं हो पाया। मैं अपने दूसरे टीचर से पूछ सकती थी या खुद ही टीचर से पर्सनल टाइम लेके मैं वो टॉपिक वापस कर सकती थी। तो ब्लेमिंग करने के बजाय आप अगर वो टॉपिक फिर से उसको टाइम दोगे, अपने टीचर के साथ बैठ के उसे डिस्कस करोगे कि हाँ कि मेरे को वापस समझा दो, तो फिर वो हो जाएगा सही। कि आपने ये है कि अपने सर्क नहीं करना कि हाँ मेरे से तो नहीं हो पाएगा कुछ भी या ये सब, अपने बस कि एक्सेप्ट करके हाँ मेरे गंदे मार्क्स आ गए, अब नेक्स्ट टेस्ट की तैयारी स्टार्ट करनी है, उस पर दुखी होने नहीं बैठना। राइट, ब्लेसी ने कितना सही बात बोला। और ये हर एज ग्रुप में कहीं ना कहीं एप्लीकेबल है कि ब्लेमिंग नहीं करनी हमने। कितनी बार बच्चों के मार्क्स नहीं आते, देन यू हैव टू एक्सेप्ट कि कहीं ना कहीं मिस्टेक हमारी है, क्योंकि टेस्ट हमने दिया था, मार्क्स हमने लाने थे। तो अगर आपके मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो ब्लेम नहीं करना, ना तो टीचर के ऊपर, ना मैंने असाइनमेंट नहीं सॉल्व कर पाई, वो तो मेरे घर पे पढ़ाई नहीं हो पाई, मेरे घर पे रिलेटिव आ गए थे इसलिए मैं पढ़ नहीं पाया है, पढ़ नहीं पाई। हमने ये काम नहीं करने। अगर हम ये काम छोड़ के अपनी गलतियों पे ध्यान देंगे और उनको सुधारने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है इस बार मार्क्स नहीं आए, अगली बार मार्क्स आ जाएंगे। एंड बेटा अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे, खुद की गलतियों को देखेंगे तो कितनी बार गलती होंगी, एक बार करोगे, 2 बार करोगे, 50 बार करोगे, उसके बाद तो गलती इंप्रूव हो जाएगी। लेकिन कब होगी? जब आप अपनी गलतियों को कंसिस्टेंटली देखोगे। हर टेस्ट के बाद, जब भी आप अपने प्रैक्टिस टेस्ट दे रहे हो, वीकली टेस्ट या मंथली टेस्ट दे रहे हो, हर टेस्ट के बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टेस्ट को उठाओ, उनके सवाल क्वेश्चंस को देखो एंड देखो कि आपने ये गलती क्यों करी है। मान लो 30 क्वेश्चन का टेस्ट दिया, 30 में से 20 सही हो गए, 10 जो सही नहीं हुए हैं उनका रीजन क्या था। एंड रीजंस बहुत सारे होते हैं। एक रीजन तो ये हो सकता है कि आप अंडर कॉन्फिडेंट थे, एक रीजन ये हो सकता है आपने कैलकुलेशन मिस्टेक करी थी, एक रीजन ये है आपने फॉर्मूला याद था लेकिन आपने फॉर्मूला कोई और लगा दिया था, अगला हो सकता है आपने फॉर्मूला भी सही लगाया था, कैलकुलेशन करते करते पता नहीं कहां पे आपने गड़बड़ कर दिया था। एक और बहुत बड़ा ब्लेंडर होता है, आपको बताऊं कितनी बार बच्चे सब कुछ सही कर देते हैं, आंसर की गलत भर के आ जाते हैं। सो देयर कैन बी हंड्रेड्स ऑफ रीजंस फॉर नॉट गेटिंग मार्क्स इन टेस्ट। एंड जो रीजन आपके इंस्टीट्यूट या कोचिंग के टेस्ट में या स्कूल के टेस्ट में होता है, वही गलतियां आप फाइनल में भी जाके करते हैं। तो आपको हमेशा अपनी तरफ देखने की जरूरत है, किसी और की तरफ देखेंगे तो इंप्रूवमेंट नहीं आएगा। लगातार देखते रहेंगे तो मैं श्योर हूं एक दिन आएगा जब आप परफेक्ट हो जाओगे, आपको लगेगा अब गलतियों का चांस नहीं है, और जब फाइनल एग्जाम दोगे तो आपका सिलेक्शन होगा, दैट्स फॉर श्योर। प्रिपरेशन विद्या चैंप में करी है और अब इनसे पूछना चाहता हूं कि इनका सफर कैसा रहा, इन्होंने कैसा एक्सपीरियंस करा। तो बच्चों, आपने अपनी पूरी प्रिपरेशन, चाहे वो जेई की है या नीट की प्रिपरेशन है, विद्या चैंप में करी है, तो आपका सफर कैसा रहा, आपके एक्सपीरियंसेस कैसे हैं, वो थोड़ा सा शेयर करो आप। ओवरऑल काफी हमने पढ़ाई भी की बट एंजॉय भी किया। एक्सपीरियंस Right. काफी एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस था हमारे लिए। पूरा टाइम लाइक अगर हमें कभी भी हेल्प चाहिए, हम टीचर्स से आते थे, मैं आपके पास काफ़ी बार आया हूँ हेल्प मांगने, कि बीच में अगर नहीं हो रहा है, फिर कभी डाउन फील कर रहे हो तो टीचर्स ने हमारी हेल्प करी है। हम बीच में ट्रिप्स पे भी गए हैं रिलैक्स करने के लिए जब बहुत स्ट्रेस हो जाता था। ओवरऑल काफ़ी इंजॉय किया है। हम लाइक ग्रुप बना के पढ़े हैं, जैसे हमने कहा था, वो Right. ग्रुप डिस्कशन भी काफ़ी हेल्पफुल रहा है। तो ओवरऑल विद्या चैंप काफ़ी बड़ा पार्ट है जो हम यहाँ पे पहुँचे। राइट, राइट, गॉट दैट। यस, आप क्या हाईलाइट करना चाहेंगे? जैसे खुद अगर एक जो एक्सपीरियंस होता है नॉर्मल टीचर और एक आईआईटीएन जैसे आप हैं और आशुतोष सर जो खुद मतलब आईआईटी रुड़की से पास आउट हैं, तो उनसे जो एक्सपीरियंस हमें बात करके मिलता है वो कहीं और मतलब मिलना मुश्किल है। जैसे मुझे तो पता भी नहीं था जेई क्या होता है, 10th तक मुझे नहीं पता था। और 10th के बाद जो हमारा एग्ज़ाम हुआ उसके बाद यहाँ विद्या चैंप में आए, यहाँ धीरे धीरे पता चलता गया कि क्या होता है जेई। पहले प्रेपरेशन, फिर उसके बाद प्रेपरेशन के बारे में जैसे आपने हमें बताया वैसे हमने
किया, मतलब जैसे पढ़ाई के साथ साथ इंजॉय भी बहुत किया विद एज। राइट राइट राइट, गॉट दैट। जी ब्लेसी, आप क्या बोलना चाहेंगे इसके बारे में? 2 साल पूरे काफी अप्स एंड डाउन्स रहे, हमें डांट भी काफी खाने को मिल गया हमें, और मजे भी बहुत करे, मतलब क्लास में भी ऐसे स्मॉल स्मॉल जैसे टीचर्स डे हो गया, या लोहड़ी का फंक्शन हो गया, या ट्रिप्स गई हैं, या दिवाली फंक्शन हो गया, ऐसे बहुत सारी स्मॉल चीजें आती रहती है हर मंथ या कुछ 2 महीने बाद, ताकि माइंड में एक बार माइंड थक जाता है, कि वो थकने नहीं दिया, कि होता है ना कि बस अब मेरे से और नहीं हो पाता, जैसे कुछ हो, लेकिन वो टीचर्स हैं वहाँ पे माइंड रिफ्रेश करने के लिए आपका, या कभी कभार आपको डीमोटिवेटेड फील होता है काफ़ी, तो आप अपने विद्या चैंप में, मैंने अपने मेंटोर से बात किया था कि मैंने MBBS क्यों ही ली, तो फिर उन्होंने मेरे को समझाया कि अब हम अपना पास तो देख नहीं सकते कि हम क्या कर सकते थे, अब जो हम कर रहे हैं हम उसमें अपना 100% देंगे, तो फिर उसमें हम कुछ बन के निकल सकते हैं, क्योंकि ऐसे होता है कि आप पूरे 2 साल ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप हमेशा ही मोटिवेटेड हो, डिमोटिवेशन आएगी, लेकिन उससे ओवरकम कैसे करना है वो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ये भी कि हाँ, डांट, अगर आपको टीचर आपका डांट रहा है, कई बच्चे डांट खा खा के ढीठ हो जाते हैं कि इन्होंने तो मेरे को डांटना ही है, मैं नहीं कर सकता ऐसे, मैं अपने तरीके से ही पढ़ूंगा, लेकिन नहीं, अगर आप उस डांट को उनको समझो कि उन टीचर समझाना क्या चाहता है, कि वो डांट क्यों रहा है मुझे, उसके डांटने की मीनिंग को समझो, तो फिर आप कुछ कर सकते हो। लाइक कि उन्होंने आपको डांट किस, आप वो रीजन ढूंढो ना, आपको डांट क्यों पिट रही है, अगर आप फिर वो उस पर अगर आप अपना वर्क करोगे, तो फिर आप, बस वो ये कि आप जो टीचर आपको गाइड कर रहा है वैसे चलते जाओ, अपना ये नहीं कि यहाँ से कुछ और सुन रहे हो वहां से कुछ और सुन रहे हो, अपने जो टीचर को बोल रहा है उनके उसी डायरेक्शन में चलते जाओ, तो बस वही आपको टीचर आपको अपनी सक्सेस की ओर ले जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप तीनों ने एक बहुत पावरफुल बात बोली जो मेरी भी आइडियोलॉजी है, कि स्टडी शुड नॉट बी बर्डन। इट्स नॉट अ बर्डन, इट्स अ एंजॉयमेंट। अगर आप उस स्टडी से एंजॉयमेंट नहीं कर पा रहे हो तो प्रोफेशन में आप जो भी बनोगे उसको एंजॉय नहीं कर पाओगे। लेट्स से आप इंजीनियर बनने वाले हो तो वहां पे फिजिक्स एंड मैथ्स एंड ये सारे कंसेप्ट यूज होने वाले हैं, आप यहाँ पे फन नहीं कर रहे तो वहां पे जॉब में फन नहीं कर पाओगे। तो अगर आपको पूरी लाइफ को अच्छा बनाना है, इस पूरी जर्नी को एंजॉयबल बनाना पड़ेगा। और आप लोगों ने एंजॉय करा, जैसा मेरे को समझ में आया कि आप रिलैक्स रहे, टाइम टू टाइम जब भी ब्रेक डाउन आया आपने शेयर करा लोगों के साथ में। एंड आपकी एक बहुत पॉजिटिव बात मेरे को लगी कि टीचर अगर डांट रहा है तो उसकी डांट मत सुनो, उसका कॉन्टेक्स्ट सुनो कि वो डांट क्यों रहा है, क्या वो आपके भले के लिए डांट रहा है। और मैक्सिमम केसेस में टीचर आपके भले के लिए ही डांटता है। अगर आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो तो शायद हम अच्छे ह्यूमन बीइंग बन जाते हैं, उनकी बातों को लेके हम आगे ग्रो हो जाते हैं। तो आई होप कि जो हमारा कॉन्वर्सेशन रहा अब तक का, इट हैज बीन वेरी पावरफुल। एंड कुछ और ऐसी चीजें हैं जो आप लोग एड ऑन करना चाहते हैं अपने जूनियर्स को, जो इसको देख रहे हैं उनको बताना चाहते हैं, जिससे उनको कुछ और मिले इससे, कुछ अगर आपके मन में है तो आप वो भी शेयर कर सकते हैं। कभी हेल्प मांगने से मत डरना, लाइक अपने टीचर्स से, पेरेंट्स से। कभी कभार होता है मैं खुद डील करूंगा, नहीं, मैंने भी ये बहुत बार किया कि मैं खुद डील करूंगा, इवेंचुअली हेल्प मांगनी पड़ती है, और हेल्प मांग के कहीं ना कहीं कोई जज नहीं करता, आपकी हेल्प ही करता है, ये जानना बहुत जरूरी है कि मेरी बहुत सही, बहुत सही। यस यस यस। कुछ और है जो आप बोलना चाह रहे हो? कंप्लीट है? इंट्रोवर्ट नहीं बनना, मतलब थोड़ा एक्सट्रोवर्ट भी बनना जरूरी है। राइट, नहीं तो आप अपनी बात किसी के सामने रख नहीं पाते। ट्रू ट्रू, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यस यस। और कुछ और आप ऐड करना चाहते हो? वैसे आपने बोल दिया काफी कुछ। आज का प्रेजेंट सिनेरियो है कि बच्चे टीचर से पढ़ते हैं ऑफलाइन, वीडियो देखते हैं ऑनलाइन, पढ़ रहे होते हैं ऑनलाइन, दोनों में से कुछ गलत नहीं है, ईदर यू चूज ऑफलाइन और ऑनलाइन। फिर वो ऑनलाइन पढ़ रहे होते हैं एंड दे आर सर्चिंग नाउ अनदर मेंटर एज ऑफलाइन। तो आप लोग अपना खुद का एक्सपीरियंस क्या बोलता है? आप इसके बारे में बच्चों को कुछ बोलना चाहेंगे क्या? प्रॉपर गाइडेंस उनको मिले इसके बारे में? अगर तुम ऑनलाइन कर रहे हो तो फिर प्योरली उसी एक टीचर को फॉलो करो, ऑनलाइन से ही करो। मतलब ये काफी लोग वन शॉट्स देखते हैं, वो होते हैं, लेकिन एंडिंग पे देखने वाली चीज ये काफी बड़ी गलती है। काफी उनको करते देखा है कि वो लोग 1 आवर की वीडियो में एक्सपेक्ट करते हैं उनको चैप्टर समझ आए, नहीं, बहुत कॉन्टेक्स्ट होता है बीच में।
जो जानना होता है। राइट राइट और दो टीचर्स का इकट्ठा सुन के आदमी कंफ्यूज हो जाता है बहुत ज्यादा, तो परफेक्ट। नहीं करना। वो पुराने जमाने में कहते थे एक साथ दो गुरु नहीं बनाने चाहिए, नहीं तो आइडियोलॉजी मिक्स मैच हो जाती है कहीं ना कहीं। परफेक्ट। तो तुम्हारा कहने का मतलब है कि एवरीवन शुड फोकस ऑन वन टीचर। किसी को भी गुरु बनाओ, चाहे वो यूट्यूब पे बैठा है चाहे घर में बैठा है, बट उसका पूरा भरोसा करो, उसके साथ मिक्स एंड मैच ना करो। ये कहना चाहते हैं? Yes, sir. आपका क्या कहना है? हर टीचर के क्वेश्चन को करने का तरीका और हमें समझाने का तरीका अलग अलग होता है। जैसे हमें कहीं हम पढ़ रहे हैं और हमें यूट्यूब पे किसी टीचर का अच्छा लग गया तरीका, तो हम उसे फॉलो करने लग जाते हैं, पर वो और हमारा हमें लगता है कि हम अच्छा कर रहे हैं, पर वो और हमारा खराब कर देता है। जो हमारे कंसेप्ट होते हैं उसे और खराब कर देता है। राइट राइट राइट, परफेक्ट परफेक्ट है। क्योंकि जब हम बड़े लेवल की बात करते हैं, जहां हम साइंस एंड मैथ्स को डील कर रहे हैं +1 +2 लेवल पे, जहां ऑल इंडिया एग्जाम क्रैक करना है, तो वहां पे कंसेप्ट का लेवल इतना ज्यादा होता है कि हर टीचर के शॉर्टकट्स बताने का तरीका, मेथोडोलॉजी, वो सब डिफरेंट होते हैं। अगर बच्चा मेथोडोलॉजी तो सीख रहा है क्लास में और शॉर्टकट सीख रहा है यूट्यूब वाले से, तो वो शॉर्टकट एक सवाल में तो फिट हो जाएगा, बाकी सवाल में फिट नहीं होगा, बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा कि कहां पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। सो इनका कहना है कि टीचर फॉलो करना है तो एक ही करना है, दो दो टीचर के साथ में आपने मिक्सिंग नहीं करनी है। थैंक यू सो मच। आज मेरे को भी बहुत कुछ मिला कि मेरे बच्चे इतने समझदार हो गए, एंड इतनी सारी चीजें और कई सारे आइडिया जो मेरे अपने अंदर थे वो आप लोगों ने बोले, तो मेरे को लग रहा है कि बच्चे बड़े हो गए हैं, सब जानने लगे हैं। जो 2 साल 3 साल आप पढ़ के निकले हो, उसमें आपको भी वो आइडिया समझ में आ गए हैं जो मेरे को क्लियर है। सो थैंक्स फॉर बीइंग हियर एंड इट वाज रियली वंडरफुल कॉन्वर्सेशन एंड होप कि आप सबको इसमें से कुछ मिलेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड इन इंस्ट्रक्शन को, इन चीजों को अपनी लाइफ में हमने फॉलो करना है, इनको केवल सुनना नहीं है। सुनने के बाद आप इंपॉर्टेंट चीजों के नोट्स बना सकते हो, या आपके सीनियर हैं जो अच्छे अच्छे कॉलेजेस में हैं, और अगर आप इनसे इंस्पिरेशन लेते हैं, इनकी कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को अपनी लाइफ में लेके आते हैं, तो आपकी लाइफ, आई होप एंड मेरे को बिलीव भी है, वो ट्रांसफॉर्म होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।